नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्साइटिंग केमिस्ट्री एडवेंचर पे निकलने वाले हैं। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये जर्नी होने वाली है सुपर इंटरेस्टिंग। जब आप चाय बनाते हो या फिर जब आप देखते हो कि आयरन में जंग लग गया है, तो आखिर इन सब में होता क्या है? इन सब में होती है केमिकल रिएक्शंस। आज हम इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू न्यू सब्सटेंसेस, लेकिन ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हम देखते हैं कुछ सिंपल साइंस जैसे कलर चेंज, गैस चेंज या फिर हीट प्रोडक्शन। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स की। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन जो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जहां एक कंपाउंड टूटकर सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाता है। ये भी फर्दर तीन टाइप के होते हैं: थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल जिसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड होती है, फोटोलिटिक जिसमें सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड होती है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखने से सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, जैसे कि आयरन नेल अगर डालेंगे कॉपर सल्फेट में तो हमें फेरस सल्फेट मिलेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस एक्सचेंज होते हैं दो कंपाउंड्स के बीच, जैसे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनाता है। केमिकल इक्वेशंस हैं रिएक्शंस की लैंग्वेज। जब हम इन्हें लिखते हैं तो हमें बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि नेचर में कुछ भी रैंडमली नहीं होता है, हर चीज बैलेंस्ड होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है ताकि एटम्स की क्वांटिटी दोनों ही तरफ इक्वल रहे। कुछ रिएक्शंस में गर्मी निकलती है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जैसे जब हम वुड को जलाते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में गर्मी एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में। इन रिएक्शंस का यूज हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, जैसे कुकिंग में, मेडिसिन्स बनाने में या इवन रॉकेट्स लॉन्च करने में। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में और कैसे हम उन्हें बैलेंस करते हैं। केमिस्ट्री इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट? तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेसन्स। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग और कीप लर्निंग। नमस्ते। नमस्ते क्यूरियस माइंड्स। आज हम एक केमिस्ट्री की अनोखी और रोचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए इस एक्साइटिंग वर्ल्ड में कदम रखते हैं और सीखते हैं इनके राज। क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू में जो खट्टापन होता है या साबुन का थोड़ा सा फिसलना, ये क्यों होता है? ये सब एसिड्स और बेसिस की वजह से होता है। एसिड्स होते हैं नेचुरली सार, जैसे कि सिट्रिक एसिड इन लेमन, एंड दीज टर्न ब्लू लिटमस रेड। और बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोप होते हैं बिटर और स्लिपरी, एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, एंड एसिड्स और मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है। इसका स्केल 0 से 14 तक होता है, जहां 7 न्यूट्रल है। इसका यूज हम एवरीडे लाइफ में करते हैं, जैसे गार्डन में सॉइल का पीएच टेस्ट करना या स्विमिंग पूल के पानी का पीएच चेक करना। ये हमें ये भी समझाता है कि क्यों हमें सर्टेन केमिकल से केयरफुल रहना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस से। अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स तब बनते हैं जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट्स का यूज हम रोज करते हैं, खाना पकाने से लेकर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तक, जैसे सोडियम क्लोराइड विच इज टेबल सॉल्ट। कुछ सॉल्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। तो दोस्तों, आज हमने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में जाना। उम्मीद है कि ये जर्नी आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। हमेशा याद रखिए, केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है,
मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और धन्यवाद। नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फैसिनेटिंग वर्ल्ड को। क्लास 9th में आपने एलिमेंट्स की वैरायटी देखी थी और आज हम उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को डीपली समझेंगे। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। हर दिन हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कैसे हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं? चलिए पहले देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम, इनके पास एक खास चमक होती है जो इन्हें अलग पहचान देती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटालिक लस्टर। ये मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, which means these are good conductors of heat and electricity. अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कार्बन, सल्फर और आयोडीन। ये मोस्टली सॉलिड या गैस के फॉर्म में होते हैं, सिवाय ब्रोमीन के जो कि एक लिक्विड होता है। अब हम देखेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या आप जानते हैं मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? जी हाँ, ये काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कुछ मेटल्स दूसरे मेटल्स के कंपाउंड से उन्हें डिस्प्लेस कर सकते हैं अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इससे हमें पता चलता है कि सभी मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। धरती के क्रस्ट में हमें कई मेटल्स मिलते हैं। कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, जबकि कुछ अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे कॉपर और जिंक। ये अपने सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। कोरोजन एक कॉमन प्रॉब्लम है जिससे मेटल्स सफर करते हैं, जैसे आयरन के केस में रस्टिंग। लेकिन हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग, ऑयलिंग या फिर गैल्वेनाइजिंग से। एलॉयज भी कोरोजन को रोकने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग जर्नी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं एक और रोचक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और धन्यवाद। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट के बारे में, जो कि है कार्बन। ये एलिमेंट हमें हर जगह मिलता है, चाहे एलिमेंटल फॉर्म में या फिर कंबाइंड फॉर्म में। तो चलिए इस कार्बन के कंपाउंड के सफर पर निकलते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसके दो फेमस एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। इन दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती हैं और ये फर्क उनके कार्बन एटम्स के बॉन्डिंग की वजह से होता है। कार्बनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग ज्यादातर कोवलेंट फॉर्म में ही बनाता है, यानी कि कार्बन के एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। कार्बन की खासियत है कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इस प्रोसेस को केटाइनेशन कहते हैं। इसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स में हमें स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स या फिर रिंग्स भी मिलते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन एटसेट्रा। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी खास होती हैं, जैसे कंबशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह कार्बन कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो फेमस एग्जांपल्स हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल दो अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मेन कंपोनेंट है ही, और एथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं जो विनेगर में यूज होता है। और हाँ, कार्बन कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोप्स ऑयल को पानी में घुलाने में हेल्प करते हैं और इसी तरह से हम अपने कपड़े साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कार्बन और उसके कंपाउंड्स का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं एक और रोचक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और धन्यवाद।